अर्ली मेडिवल पीरियड है, इसका मतलब होता है मध्य युग का इतिहास। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। द फ्रेज अर्ली मेडिवल पीरियड रेफर टू द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, यानी कि जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन इतिहास, और जो मध्य वाला इतिहास है, उनके बीच का ट्रांजिशन है अर्ली मेडिवल। ठीक है, यानी मध्य युग से थोड़ा शुरुआत की बात है। इसने कहा है इट वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय द इमरजेंस ऑफ न्यूमरस स्टेट्स। इस टाइम बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष, आपको ये पता होना चाहिए कि हर्ष जो है ना, हर्ष, उसकी डेथ कब हुई थी? 647 एडी। एडी का मतलब होता है आफ्टर, जो सन एक है ना, उसके बाद की बात है। ठीक है, और बीडी ये बीसी उससे पहले की। और ललितादित्य, उसकी जो कश्मीर का था, उसकी डेथ हुई। ब्रीफली कंट्रोल्ड पंजाब, कन्नौज एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, बट हिज पावर डिमिनिश्ड विद द राइज ऑफ अदर किंगडम्स। तो हर्ष की डेथ के बाद जो था ना, कश्मीर में भी कुछ राजा हुए, कन्नौज है, बंगाल है अपना, इन सब की बातें कर रहा है। ये सब उस टाइम पे चल रही चर्चा में। राजतरंगिनी बाई कलहन क्लेम्स दैट यशोवर्मन सॉरी 8th सेंचुरी वर्मन डायनेस्टी ऑफ कन्नौज वाज डिफीटेड बाय द ललितादित्य। अब इसने एक यहाँ पे अच्छी बुक का नाम लिया है, उसका नाम है क्या? राजतरंगिनी। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये राजतरंगिनी किसने लिखी थी। ठीक है, तो राजतरंगिनी किसने लिखी थी? कलहन। अब यही पूछ लेता है कलहन कहाँ से था? कलहन कहाँ से था? कश्मीर से। ठीक है, अब ये कलहन का क्या नाम क्या लिखा? ये कश्मीर में उस टाइम किसका राज था? ये देखो, ललितादित्य। किसका राज था? ललितादित्य। और ललितादित्य कौन सी डायनेस्टी से संबंधित था? कारकोटा डायनेस्टी से। ठीक है, और उसने, ललितादित्य ने कहाँ कंट्रोल किया था? पंजाब में भी कंट्रोल किया था। उसने कन्नौज पे भी अधिकार किया था। कन्नौज कहाँ है आज के टाइम, बताओ तुम्हें? एमपी के अंदर, यूपी के अंदर कन्नौज। ठीक है, और बंगाल में भी उसका अधिकार था, लेकिन उसका पावर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, अदर किंगडम जब बढ़े तो उसका पावर कम हो गया। तो ये जो कलहन था कश्मीर में, इसने बुक लिखी कौन सी? राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी संस्कृत की ग्रामर की बुक है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो बुक है, ये जब कलहन लिखी थी उस टाइम वहाँ का राजा कौन था? ललितादित्य। ठीक है, कौन था? ललितादित्य। और इसने बताया है कि यशोवर्मन नाम का एक राजा था, वो वर्मा डायनेस्टी का था, और उसको भी ललितादित्य ने हराया था। ये चीज़ें मिलती है। और यशोवर्मन कहाँ का था? कन्नौज का। तो ये मतलब उस बुक से पता लगता है कि कश्मीर का राजा आके तुम्हें कन्नौज में हरा रहा है। ये हमें रास्ते में पता लग रहा है। कश्मीर का राजा ललितादित्य कन्नौज में आके, यूपी में, यहाँ के यशोवर्मन को हरा रहा है। ठीक है, वर्मा डायनेस्टी थी उस टाइम पे। अब इसने एक और चीज़ बताई है कि इसी बुक से हमें पता लगता है कि कश्मीर में आज एक जगह अनंतनाग, कई बार तुम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अनंतनाग वो जगह है जहाँ कई बार टेररिस्ट अटैक होते हैं या मुठभेड़ होती रहती है। तो जो अनंतनाग जो था ना, उस जगह पे ललितादित्य ने एक मंदिर बनाया, मार्तंड सन टेम्पल। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक, देखो इसने भी इसको हाईलाइट कर दिया गया है। ये जो मार्तंड सन टेम्पल है ना, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये मार्तंड सूर्य मंदिर। पहली बात तो ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि कहाँ पर है, तो अनंतनाग में है ये। ठीक है, और दूसरा किसने बनाया था? ये ललितादित्य ने। अभी बार बार ललितादित्य की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ललितादित्य के टाइम पे राजतरंगिणी कलहन लिखी थी, कश्मीर राजा था। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देगा ये। इसने आगे बोला कि सेवरल लार्ज स्टेट्स इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में इस समय में जब मध्य इतिहास शुरू हुआ था, तो कई उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ है, जिसमें एक और आपके डेक्कन वाला। अभी डेक्कन किसको बोलते हैं? तुम्हारे दिमाग बार बार सवाल आएगा। महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो हिस्सा है ना, स्पेशली गुजरात का निचला हिस्सा और महाराष्ट्र का ऊपर वाला हिस्सा, जो काली मिट्टी से घिरा हुआ है, जहाँ पर चावल खेती ज़्यादा होती है, कपास ज़्यादा होती है, इसको डेक्कन बोलते हैं। और ये काली मिट्टी से क्यों है, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हमारा भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा जब समुद्र के ऊपर से, पानी के ऊपर से आ रहा था, खिसकते 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 टूटने के बाद, तो ये जो मेडागास्क, ये जो एरिया है अफ्रीका और इंडिया के बीच में, यहाँ एक ज्वालामुखी के ऊपर से निकला था ये। तो नीचे से ज्वालामुखी कंटिन्यू आग निकल रही है, तो उसकी जो आग की लपटें और ज्वालामुखी से निकलती जो परतें निकली थी ना, वो इसके ऊपर फैल गई थी। और वो बाद में समय के साथ वो ठंडी हुई और वो काली मिट्टी बन गई वो पूरी। और ये काली मिट्टी इस दक्कन के अलावा पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। इसी जगह क्यों मिली, उसका कारण ये है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में तुम्हें बाद में भी अगर हम पढ़ेंगे, आएगा चैप्टर, बताऊंगा मैं तुम्हें। ये एग्जाम में तुम्हें पूछ सकता है कि दक्कन में काली मिट्टी क्यों मिलती है। अब हम लोग इतिहास में वापस आते हैं। दक्कन के अंदर भी कई राजा हुए, साउथ इंडिया में इस टाइम कई राजा हुए। हालांकि अनलाइक द एम्पायर्स ऑफ द गुप्ता एंड हर्षा, दीज नॉर्थ इंडियन किंगडम्स वर अनेबल टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द एंटायर गंगा वैली। इसने ये कहा कि जो गंगा की वैली है,
इस पे बहुत सारे भले ही राजा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा आज तक राज्य किया तो उसने बोला है कि वो गुप्त साम्राज्य और हर्ष वगैरह ने किया था। और इसने ये भी साथ में कहा है कि एक ट्राईपार्टाइट कंटेस्ट हुआ था, किसमें, प्रतिहारों में, पालों में, राष्ट्रकूटों में। ठीक है, किसके लिए कि कन्नौज पे अधिकार, मतलब इसने कुल मिला के बात ये कही है। अब इतने हमने जो डिस्कस किया ना, इसमें कुल मिला के बात ये आई कि जो कन्नौज उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। अब कन्नौज कहाँ है? यूपी में। यूपी में कन्नौज है ना, वहाँ किन किन डायनेस्टीज ने राज किया, वो इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी। इसी कन्नौज पे अधिकार को लेकर के तीन शासक जो थे, तीन वंश, उनमें युद्ध हुआ था। उसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अब ये एग्जाम में आता है कि ट्राईपार्टाइट जो कंटेस्ट हुआ था ये किन किन डायनेस्टी में हुआ था, ये बस इतना से एग्जाम पूछ लेगा और दो का नाम दे देगा, तीसरा आपसे एग्जाम पूछ लेगा। तो बताओ किस किस में हुआ था? एक था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में। अब एग्जाम में ये पूछ लिया कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? कन्नौज पे अधिकार को लेकर के। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे, अब पाल एम्पायर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों में नॉर्मली बता दूँ मैं, पाल कहाँ था? आज तुम्हें देखोगे कि सरनेम देखा जाए तो बंगाल के लोगों को सरनेम पाल मिलेगा। ठीक है, तो उससे पता लगेगा कि पाल एम्पायर कहाँ था? बंगाल में। ठीक है, और प्रतिहार कहाँ है? प्रतिहार आपका जो प्रतिहार नाम से लगता है कि ये राजपूत टाइप का वर्ड है, तो ये राजस्थान का हिस्सा है ना, ये तुम्हारा ये वाला वेस्टर्न इंडिया वाला, आज का जो जालोर वाला एरिया है, जालोर और इस तरफ वाला एरिया, यहाँ पे प्रतिहार वंश राज करता था। और राष्ट्रकूट कहाँ राज करता था? ये डेक्कन में, ये जो आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला एरिया। तो देखो, अगर इंडिया के अगर यहाँ पे अगर लोकेशन देखें ये वाली, तो कन्नौज यहाँ पे है, और ये गंगा बह रही है, यहाँ गंगा नदी है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ गंगा नदी है तो ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और बहुत सारा पैसा भी यहाँ लोगों के, बहुत सारी इंडस्ट्री है, भारत का सेंटर भी है। तो सबका, अब यहाँ पे कौन बैठा है इस टाइम पे? राष्ट्रकूट। यहाँ कौन बैठा है? पाल। और यहाँ कौन बैठा है? प्रतिहार। सबकी नज़रें कहाँ हैं? यहाँ। तो इस कन्नौज को लेकर अटैक हुआ था। तो और यही कन्नौज जो है ना अर्ली मेड्यूल के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है ये। ठीक है, इसलिए हम बार बार यही पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज अर्ली मेड्यूल में सबसे पहले पाल एम्पायर, कि पाल वंश के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब पाल वंश कहाँ से स्टार्ट होता है? 750 से। कब से स्टार्ट होता है? 750 से लेके 1161 तक। ठीक, आ जाते हैं आगे। तो देखो, द पाल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई गोपाला। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पाल एम्पायर की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने। कब करी थी? 750 में। और ये लगभग 20 साल रहा तुम्हारे। और इसको किंगडम ऑफ धर्मा भी बोलते हैं, बाय द अरब ट्रेवलर सुलेमान इसमें आया था, और पाल किंगडम बाय द रूमा। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन में से? अब तुम्हें ये पूछ लिया जाएगा कि सुलेमान नाम का एक ट्रेवलर आया था, वो किसके समय इंडिया आया था? किसके समय इंडिया आया था वो? गोपाल के समय। ठीक है, और कब आया था? लगभग 850 के आसपास। और पाल राजा था उस टाइम पे, तो उसको इसने अपने किताब के अंदर रूहमा नाम दिया, रूहमा। ठीक है, और इसी वजह से, और रूहमा एक अरबी वर्ड है, इसका मतलब धर्म, इसलिए इसको किंगडम ऑफ धर्म भी बोलते हैं पाल साम्राज्य को। तो गोपाल के बाद एक इम्पोर्टेंट राजा था जिसको बोलते हैं धर्मपाल। धर्मपाल लगभग 40 साल रहा, 780 से 810 तक। ठीक, और उसने 2-4 टाइटल भी लिए। टाइटल वगैरह तो मुझे लगता नहीं आजकल एग्जाम में आते होंगे, तो टाइटल वैसे नॉर्मल पढ़ लो। परमेश्वर, हर कोई राजा अपने आप को परमेश्वर बोलता है। फिर परम भट्टारक और महाराजाधिराजा। अब इसमें कोई यूनिक ऐसा कोई टाइटल है जो एग्जाम में आ सकता है, तो ये लग रहा है परम भट्टारक। तो पूछेगा कि कौन से पाल राजा ने परम भट्टारक की उपाधि ली थी? बताओ। धर्मपाल ने। कौन से पाल राजा ने परमेश्वर की उपाधि ली थी? धर्मपाल ने। कौन से पाल राजा ने महाराजाधिराज अपने आप को बोला था? धर्मपाल ने। अब देखो, अब हमें इसके बारे में पता है, जब भी हम किसी इतिहास में किसी जगह के बारे में, किसी राजा के बारे में या किसी वंश के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि यार हमें इसके बारे में पता कहाँ से लगा। तो या तो पता लगने को किताब होगी किसी लेखक की, या किसी यात्री ने कुछ लिख के गया होगा, या फिर उसके बारे में कहीं लोह स्तंभ है या पत्थर भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके बारे में पता लगता है खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यानी कॉपर की प्लेट है, तांबे की प्लेट है, इंस्क्रिप्शन उस पर उत्तीर्ण है, और जगह कौन सी है? खलीमपुर। ये है। धर्मपाल के बारे में कहाँ से पता लगता है? खलीमपुर कॉपर इंस्ट्रक्शन के बारे में। ये मेंशन करता है द एक्सटेंट ऑफ हिज किंगडम कवरिंग बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा, नेपाल, आसाम एंड मोमेंटरली कन्नौज। इसने बोला है खलीमपुर कॉपर इंस्ट्रक्शन कि धर्मपाल का साम्राज्य, क्योंकि बंगाल, आज का जो बंगाल है ना वो सिर्फ बंगाल है, लेकिन अंग्रेजों के टाइम तुम बंगाल देखो, ये बंगाल के अंदर बिहार भी था, उड़ीसा भी था, तुम्हारा बांग्लादेश भी था, आसाम भी था, और नेपाल यहाँ तक एरिया आता था।
तो इसने यही बोला है कि जब धर्मपाल राज्य करता था उस टाइम पे खलीमपुर को प्लेट इंस्ट्रक्शन पता लगता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, आसाम ये सब इसमें आते थे। तो ये हमने देखा। अब आगे आते हैं। हाँ, धर्मपाल ने एक बहुत बड़ी असेंबली करी थी। असेंबली का मतलब एक तरह बहुत बड़ी मीटिंग करी थी, ठीक है, कहाँ पे, कन्नौज में। और क्यों करी थी? अपना प्रभाव जमाने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। अब एग्जाम ये पूछ लिया जाएगा कि ग्रैंड असेंबली एट कन्नौज, कन्नौज में बहुत बड़ी एक सभा किसने आयोजित करी थी? कौन से पाल राजा ने? धर्मपाल ने। और उसने, अब ये एक विक्रमशिला मोनेस्ट्री है, एक मठ है, मठ बिहार के भागलपुर में। कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर में। भागलपुर में शायद अभी एक रिसेंटली एयरपोर्ट ही बना है, बना है ना? बना। हाँ, तो भागलपुर बिहार में है, वहाँ एक विक्रमशिला, और विक्रमशिला नाम से एक शायद वहाँ यूनिवर्सिटी भी है ना? और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही मठ है, विक्रमशिला मठ। तो ये विक्रमशिला मठ की स्थापना किसने करी थी? अब देखो, तुम्हें पता है ये मठ जो है ना, मोनेस्ट्री, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होगी, पक्का? तो मतलब कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि जो धर्मपाल था ये बुद्ध धर्म को मानने वाला होगा, है ना? तो देखो इसके बारे में पता लगा आगे। अब इसने क्यों करी, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। क्योंकि इसके साम्राज्य के टाइम पे ये हरिभद्र आया था वहाँ पे, हरिभद्र। और हरिभद्र कौन था? बुद्धिस्ट फिलोसफर था। इसके प्रभाव में आके इसने विक्रमशिला मोनेस्ट्री की स्थापना करी थी और बिल्ड ग्रैंड विहार भी बनाया था। पता है विहार क्या होता है? विहार मतलब ऐसी जगह बनाना जहाँ पे, विहार का मतलब आवास, जो ये बुद्धिस्ट, बुद्ध के जो पूजा का स्थान, बुद्ध के जो मठाधीश है ना, वो जाके विहार यहाँ रुक सके, उनके विहार करने की जगह, ठीक है, रुकने की जगह। तो ये सब विहार जो है ना, सबसे पहले मगधे बनाए गए। तो वक्त के साथ धीरे धीरे इसी विहार से उस जगह का नाम बिहार पड़ गया, क्योंकि सभी विहार तुम्हें आज भी कहाँ मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे, ठीक है। तो इसने यही बोला। अब ये 2 3 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हरिभद्र किसके साथ, हरिभद्र को किसने संरक्षण दिया था? धर्मपाल ने, ठीक है। और सोमपुरा के अंदर बहुत बड़ा, सोमपुरा बांग्लादेश में है, और रिसेंटली वहाँ पे तोड़फोड़ भी हुई थी इसी जगह पे, इसलिए चर्चा में भी था, ठीक है। सोमपुरा में बहुत बड़ा विहार किसने बनाया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला मोनेस्ट्री की स्थापना किसने करी थी? भागलपुर में, बिहार में। कन्नौज में बहुत बड़ी असेंबली किसने करी थी? धर्मपाल ने। तो हमने गोपाल पढ़ा 750 780, और 780 से 810 किसने पढ़ा? हमने धर्मपाल पढ़ा। धर्मपाल के बाद हम पढ़ते देवपाल। देवपाल 810 से 850 लगभग 40 साल रहा। और इसने क्या किया? ये एक्चुअली धर्मपाल का बेटा था। तो इसने क्या क्या, कहाँ कहाँ जीत हासिल करी, वो थोड़ा देख लेते हैं। हो सकती है कि जीते इंपॉर्टेंट हो, तो देख लेते हैं। ही एक्सटेंड पाल कंट्रोल ईस्ट वर्ड्स, ये मतलब थोड़ा और ईस्ट की तरफ बढ़ा। ईस्ट कहाँ? मतलब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ा। आसाम में ये कामरूप की तरफ जगह गया। कामरूप एक जगह है आसाम में, वहाँ एक अलग डायनेस्टी राज करती थी, वहाँ तक ये पहुँचा। और उसने वहाँ का जो राजा था, राष्ट्रकूट रूलर अमोघ वर्ष, उसको हराया। अब हमें अभी पढ़ा ये जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट ये कहाँ राज करते थे? इधर थे, लेकिन एक दक्कन में थे ना। यहाँ के एक राजा को हराया इसने। कौन था यहाँ राजा उस टाइम पे? अमोघ वर्ष। अब देखो, हमें इतनी सी लाइन पढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि अमोघ वर्ष कहाँ, कौन से वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वर्ष संबंधित था। और ये जो देवपाल था, ये देवपाल कब से कब तक था? 810 से 850। देवपाल कब से कब तक था? 810 से 850। और ये कहाँ कहाँ इसने गया? असम के कामरूप गया, वहाँ के राजा को हराया, साथ ही साथ राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को भी हराया, ठीक है। इसने, अब इसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखो सबका था। हमने देवपाल का देखा, देवपाल में कौन सा धर्म का प्रभाव था? हरिभद्र आया था, तो बुद्ध धर्म का प्रभाव था। इसके ऊपर ये बुद्ध धर्म का होगा कि ये उसी का बेटा है। तो इसने किसको पैटर्न दिया? पैटर्न का मतलब था संरक्षण दिया। कौन धर्म को? बुद्धिज्म को। और इसने 5 गांव दिए। किसको दिए? बालपुत्र देव को। इसने किसको दिया? हरिभद्र को। और इसने किसको संरक्षण दिया? बालपुत्र देव को। ये किंग था कहाँ का? शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ सुवर्णदीपा, सुमात्रा। अभी सुमात्रा कहाँ है? इंडिया के साउथ में, हाँ वहीं है, जो मलेशिया इंडोनेशिया, वहाँ सुमात्रा आइलैंड है, वहाँ का एक राजा होगा, ठीक है। उसका नाम क्या है? बालपुत्र देव। अब ये बालपुत्र देव को इसने क्यों दिया? वो बुद्धिस्ट होगा वो, और वो इंडिया में आया होगा किसी काम से, इससे मिला होगा, उससे प्रभावित हुआ होगा। तो इसने क्या है, इसको 5 गांव दे दिए टू मेंटेन मोनेस्ट्री बिल्ट बाय हिम एट नालंदा। तो ये जो बालपुत्र देव था ना, ये क्या है, नालंदा के अंदर क्या बना के गया था? एक मोनेस्ट्री बना के गया था। इन 5 गाँव में तुम क्या बना दो? मोनेस्ट्री बना दो। हालांकि भले ही आज तुम्हें ये लग रहा हो कि यार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मान लो कभी तुम घूमते फिरते नालंदा में पहुँच गए, और नालंदा में तुम्हें एक मोनेस्ट्री मिली, और वहाँ तुम्हें लिखा हुआ मिल गया ना, एक लकड़ी के पट्टे पे या लोहे के उस पर, कि ये जगह
जो है देवपाल द्वारा दान दी गई थी बालपुत्र देव को, जो शैलेंद्र डायनेस्टी का था और सुमात्रा का राजा था। तब तुम्हें यहाँ खुलेगी यार कि ये हमने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें, ये हिस्ट्री की चीज़ें यहाँ लिख दी, अभी यहाँ शॉर्ट में लग रही है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यानी अगर तुम्हें पूछ ले क्या हमारा सुमात्रा से ऐतिहासिक रिश्ता बताओ, ये जो PCS या UPSC एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारा सुमात्रा से ऐतिहासिक पुराना रिश्ता बताओ, तो हम यहाँ से कि पाल वंश का एक राजा हुआ करता था देवपाल, उसने अपने यहाँ पे सुमात्रा का राजा बालपुत्र देव आया था, उसको 5 गांव दान दिए थे ताकि नालंदा में एक मोनेस्ट्री बना सके। बालपुत्र वहाँ की शैलेंद्र डायनेस्टी का राजा था। ठीक है, आगे अब देवपाल के बाद और छोटे मोटे राजा है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इसलिए छोटी लाइन में दे दिया। महीपाल आया, रामपाल आया। तो वाज जो महीपाल था ना फर्स्ट, ये एक्चुअली विक्रमपाल सेकंड का बेटा था, जिसने राजेंद्र चोल को रोका था। राजेंद्र चोल एक बहुत बड़ा राजा था चोल साम्राज्य का, उसको गंगा के उस पार रोक दिया था। मुझे लगता नहीं एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है, बस सुन लो। एक और राजा था रामपाला, ट्राई टू रिकवर द लॉस्ट ग्लोरी, इसने भी जो ग्लोरी खत्म हो गई थी पाल साम्राज्य की उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन इसकी मौत के बाद पाल साम्राज्य जो है सिर्फ मगध तक सीमित रह गया था। रामपाला आखिरी राज्य था, उसके बाद पाल साम्राज्य खत्म हो गया और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड तक रहा। अब ये हमने पाल साम्राज्य के जो 2 3 4 5 राजा पढ़े, उनमें सबसे देखो, सबसे पहले गोपाल आया, धर्मपाल, देवपाल, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कौन कौन? गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, ये हमने 3 राजा पढ़े। उसके बाद 2 महीपाला और रामपाला। अब इसके अंदर गोपाल ने स्थापना करी थी, इसके टाइम सुलेमान आया था और इसको किंगडम धर्मा इसने बोला, सुलेमान ने बोला कि पाल साम्राज्य धर्म का राज्य है। ठीक है, इसके बाद धर्मपाल आया, धर्मपाल ने ये 3 उपाय धारण की, परमेश्वर, परम भट्टाकर, महाराज विराज। खलीमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से इसके बारे में पता लगता है। और ये कहाँ राजा करता था? अपने आपके बंगाल के अंदर। इसने कन्नौज में एक असेंबली स्थित करी थी, विक्रमशिला मोनेस्ट्री की स्थापना करी थी भागलपुर बिहार में, सोमपुरा में एक विहार बनाया था, और हरिभद्र इसके टाइम पे बुद्धिस्ट एक वो था। देवपाल की बात करें तो देवपाल जो था, इसके बाद इसका बेटा था धर्मपाल का। इसने क्या किया था, कामपुर असम तक गया और इधर ही ये अमोघवर्ष को हराया था। अमोघवर्ष कौन था? आपके राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, इसके टाइम पे भी क्या है, बुद्ध धर्म का एक राजा आया था, कहाँ से? सुमात्रा से, और शैलेंद्र डायनेस्टी का राजा था, उसको 5 गांव दान दिया था कि मोनेस्ट्री बना सके। इसका एक ही काम बस इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में महीपाला और रामपाला दो आए और इनके बाद लगभग खत्म हो गई। इसका क्या डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन के बारे में देख लेते हैं। डिक्लाइन का मतलब था पाला डायनेस्टी क्यों खत्म हुई। द स्लाइड ऑफ द पाला डायनेस्टी, यानी साइड में फिसल गई जो पाला डायनेस्टी, उसका रीजन था वॉज एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ राज्यपाला गोपाला थर्ड एंड विक्रमपाला सेकंड। तो इन ये 2 3 राजाओं के टाइम पे ज़्यादा ख़त्म हुई थी। द राइज ऑफ प्रतिहार इन जालोर। अब इन राजाओं के टाइम पे जालोर जो राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे मिहिर भोज नाम का एक राजा हुआ था। मिहिर भोज का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। देखो, कोई भी डायनेस्टी खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आसपास में कोई बहुत बड़ा राजा उस टाइम पनप गया हो, एक रीजन होता है। तो मिहिर भोज जो था ना, वो एक बहुत बड़ा कारण था इन लोगों को डुबाने के पीछे। तो प्रतिहार राजा मिहिर भोज का उदय होना एंड द एडवांस ऑफ द राष्ट्रकूटाज इनटू पालाडायरिस्ट। और जब इतना बड़ा राजा आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उनके टेरिटरी में घुसेंगे। तो सीधी सी बात है, इन एविटेबली ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द पालाज। तो अपरिहार्य रूप से ये पालों का डिक्लाइन हो गया। विजय सेन था सेन डायनेस्टी का उस टाइम पे, उसने आखिरी राजा था इनका मेदन पाला, उसको बंगाल से भगा दिया। ठीक है, ट्रेड की बात करें तो ट्रेड रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया थे। अब ये देखो, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, यही तो सुमात्रा है। तभी तो सुमात्रा का राजा आ गया, तो इनका व्यापार यहाँ से हो रहा था, तभी तो वो आ गया राजा इनके पास, देवपाल के पास। इसमें टेक्सटाइल, पोट्री। अच्छा, आप अगर किसी भी इतिहास में किसी राजा से संबंधित ट्रेड की बात करो तो टेक्सटाइल टिकाते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़े। इंडिया में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो तुम टेक्सटाइल कपड़े यहाँ से कच्चा माल भेज रहे हो, वहाँ से बन के आ रहे हैं। पोट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा, आज भी पोट्री का हम निर्यात करते हैं। पोट्री में मिट्टी या चीनी मिट्टी के बर्तन वर्तन ये सब बनाना, ये सब चीज़ें। चावल आज भी बहुत बड़ा आइटम है एक्सपोर्ट करने में, पहले भी था। मतलब इतिहास से चीज़ें चली आ रही है, वो आज भी ऐसे के चली आ रही है। ठीक है, साउथ ईस्ट बंगाल वाज ए हब ऑफ कनेक्टिंग अरब ट्रेडिंग। ये आपका साउथ, ये बंगाल है, बंगाल का जो साउथ ईस्ट पार्ट है, सॉरी ये वाला, यहाँ पता है आपको पोर्ट है, तो पोर्ट से ट्रेडिंग होती होगी। ठीक है, और अरब जाता था ट्रेड सारा टू द मलाया पेनिनसुला एंड इंडोनेशिया आर्किपेलागो फ्रॉम द 7th। और इधर से अरब भी जाता था और यहाँ नॉर्थ ये तो था ही, यहाँ चल रहा था। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो एक इंसान था धीमन और उसका बेटा था वित्पाला, वो बहुत बड़े पेंटर थे। अब ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य के बहुत बड़े पेंटरों के नाम बताओ। एक वित्पल था और धीमन था, बस खत्म मामला।
वो स्कल्प्टर भी थे और ब्रॉन्ज स्टैचूज उन्होंने अपने पीरियड में बहुत बड़े बड़े बनाए थे। अब ये देखो बार बार तो ये पाल स्कूल, अब ये स्कूल वर्ड का मतलब कोई वो एक क्लास 1 से 12 तक के स्कूल का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है एक तरीका। पाल समय किस टाइम, पालों के टाइम पे किस टाइम की आर्ट चलती थी, किस टाइम की पेंटिंग बनाई जाती थी, किस टाइम के गीत गाए जाते थे, किस टाइम के मंदिर बनाने निकल जाती घर कैसे बनाए जाते थे। तो विभिन्न तरीके हैं, उनको स्कूल बोलते हैं। ठीक है। तो पालों के टाइम पे किस तरीके बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर। वो अब पूछ ले कि पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर किसका प्रभाव पड़ा? गुप्त साम्राज्य का प्रभाव पड़ा। द पाल स्कूल जो थी वो एक्चुअली मिनिएचर पेंटिंग, मतलब मिनिएचर का मतलब है चावल के दाने बना दिया। ठीक है। किसी का नाखून बना दिया, गेहूं के दाने बना दिया, उसको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। ऑन पाम लीव, ये बताए पाम के पत्तों बना दिया। तो वो सब इन्होंने शुरू की थी। द पाल ब्रॉन्ज स्कल्पचर क्रिएटेड थ्रू द लोस्ट वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? एक खोखला सा लोहा लेंगे, ठीक है, उस लोहे को पहले ढाल लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर वैक्स डाल देंगे, फिर वैक्स को बाहर निकाल देंगे, वो बन गई आपकी, उसको बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो इन लोगों ने, अब तुम देखोगे तो इतिहास में जितनी भी मूर्तियाँ बनी है ना, वो लोग लोस्ट वैक्स टेक्निक के हिसाब से बनाते थे। कोई भी मूर्ति वूर्ति बनाएंगे तो उस हिसाब से ढांच खांचा बनाएंगे, उसे मोम पर देंगे। ठीक है। महिपाल ने कई सैक्रेड जगह बनाई, जिसमें सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? काशी से आगे है। नालंदा और बोध गया, इनको रिपेयर भी करा और कई जगह इनको कंस्ट्रक्शन करवाया। Pal era also saw the construction and numerous tanks and channels reflecting significant public works। कई सार्वजनिक कार्य भी कराए, चैनल्स बनाए। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बुक वगैरह है तो वो देख लेते हैं। अगम शास्त्र कंपोज बाई गौदपाद, गौदपाड़ा स्कॉलर ऑफ अद्वैत वेदांत स्कूल, ये एग्जाम में आने है नहीं। बुद्ध स्कॉलर विक्रमशिला एंड यूनिवर्सिटीज वर अतिशा सारहा तिलोपा धनशी, ये भी एग्जाम में आने है नहीं। रामचरितम बाई संध्याकर नंदी, ये आ सकता है एग्जाम में। ये एक बुक लिखी गई थी उस टाइम, चरितम संध्याकर नंदी के द्वारा। ये जो रामपाला लास्ट रूलर था ना, उसकी बायोग्राफी है। ठीक है। उस टाइम ये बताया गया कि जो जंगलों के जो चीफ हैं वो कैसे लैविश गिफ्ट्स राजा के पास लेके आते थे। ठीक है। और इसके बाद दे पैटर्नाइज संस्कृत को, गोदी रीति वाजे लिटरेरी स्टाइल डेवलप्ड इन संस्कृत लिटरेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक संस्कृत के अंदर चीज़ें लिखने के लिए एक लिपि बनाई थी, उनको बोलते हैं गोदी रीति। ये पाल, अब ये एग्जाम से इतना ही आएगा। ये गोदी रीति जो थी ये क्या थी? ये संस्कृत लिटरेचर को लिखने का तरीका था। और कौन इसको लेके आया? पाल साम्राज्य। चक्रपाणी दत्ता, सुरेश्वर गदाधारी वैद्य और जी मुतवाहन वर राइटर्स ऑफ टेक्स्ट रिलेटेड टू मेडिसिन ड्यूरिंग द पाल पीरियड। ये जो दवाइयों से संबंधी जो एक का नाम याद करो, वो चक्रपाणी दत्ता बहुत है, मेडिसिन के बारे में लिखता था। महिपाल गीत, महिपाल संबंधित गीतों को लिखा गया इस, ये किताब थी महिपाल गीत। ठीक है। धर्म की बात करें तो इन्होंने बुद्धिज्म के जो महायान थे, आपको पता होगा बुद्धिज्म दो है ही या महायान, तो उन्होंने महायान को सपोर्ट किया। ठीक है। इसके टाइम पे दीपांकर सृजन था, जो पाल शासन के टाइम बहुत बड़ा बुद्धिस्ट स्कॉलर था। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, वो तिब्बत मॉन्क्स वहाँ बहुत ज़्यादा आते थे, वो एक सेंटर बन गई थी बुद्धिज्म का। ठीक है। और इन्होंने आगे लास्ट बोला है, दे ऑल्सो सपोर्टेड ब्राह्मण को सपोर्ट करते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट इनका क्या था? बुद्धिज्म। द पालाज पैट्रोनेज ऑफ एजुकेशन एंड रेन इज एविडेंट इन द सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन किंग्स से भी, फॉरेन के राजाओं से भी इनको बहुत सपोर्ट मिला है। स्पेशली जावा और सुमात्रा हमने पहले ही देख लिया। हु मेड ए रिक्वेस्ट फॉर ए कॉलेज एट नालंदा, उन्होंने, जो फॉरेन के राजा थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नालंदा में क्या बनाओ, एक यूनिवर्सिटी बनाओ बेनिफिटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा।